हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम टेकअप करेंगे बिहार बोर्ड 8वीं कक्षा की किताब रेडियंस पार्ट 3 का पहला चैप्टर आई वंडर का क्वेश्चन एंड आंसर। पिछली वीडियो में हमने पहला चैप्टर आई वंडर का हिंदी मीनिंग जाना था और इस बार हम आपको इस वीडियो में इस पार्ट का, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से देने हैं, बोल कर देने हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस, यानी व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी कविता के पहले छंद में कौन सी चीज़ें आपको बताती है, कैसे आपको पता चलता है दैट कि द पोएट इज क्यूरियस, जो कवि जो है वो उत्सुक है, वो जिज्ञासु है, कैसे पता चलता है आपको। इसका आंसर होगा आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास। कवि का यह पूछना कि घास जो है वो हरा क्यों होता है। अनसीन विंड, हवा दिखाई नहीं देता। बिल्डिंग ए नेस्ट बाई ए बर्ड, पक्षी का घोंसला बनाना। एंड द रेस्ट ऑफ ट्रीज, और जो पेड़ होते हैं वो उनका आराम करना। टेल मी दैट द पोएट इज क्यूरियस, ये सारी चीज़ें मुझे बताती है कि जो कवि है वो उत्सुक है। चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है। द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी, यानी आपको ऐसा क्यों लगता है कि कवि जो है, जो स्पीकर है, वो बादलों को हल्का फुल्का बोलता है। तो इसका आंसर होगा द क्लाउड्स आर फ्लाइंग वेरी इजीली एंड स्मूथली। तो बादल जो हैं वो एकदम आसानी से, एकदम स्मूथली आसमान में इधर उधर घूमते रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत हल्का होता है। सो दे सीम, इसलिए लगता है फ्लफी, इसलिए स्पीकर को जो है बादल हल्का फुल्का लगता है। तीसरा क्वेश्चन है डज द विंड हैव एनी कलर, कि क्या हवा का कोई रंग होता है। इसका आंसर होगा नो, द विंड डज नॉट हैव एनी कलर, नहीं, हवा का कोई रंग नहीं होता। चलिए चौथा क्वेश्चन है डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स, क्या आपने कभी अपने पिता से ऐसी चीज़ों के बारे में पूछा है दैट यू वंडर्ड एट, जिस पे आप कभी उत्सुक हुए हों, आश्चर्यचकित हुए हों, या जिसे जानने की जिज्ञासा आप में आई हो। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, और क्या आपने जब उनसे पूछा तो उन्होंने आपको जवाब दिया। इफ़ ही डजंट, अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, व्हाट डू यू डू टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, तब आप अपनी जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए आपने क्या किया। मतलब ये कह रहा है कि आपके मन में भी कभी ऊटपटांग सवाल आए हैं। अगर आए हैं और अगर आपने अपने पिता से पूछा है और उन्होंने यदि जवाब नहीं दिया, तो आपने अपने मन को कैसे शांत किया, आपने अपने मन को कैसे सेटिस्फाई किया। तो इसका आंसर होगा यस आई ऑफन आस्क क्वेश्चन टू माई फादर, कि हाँ मैं अक्सर अपने पिता से ऐसे सवाल करते रहता हूँ अबाउट द थिंग्स, उन चीज़ों के बारे में दैट आई वंडर्ड एट, जिस पे मैं उत्सुक होता हूँ या जिज्ञासा मुझे जगती है इस बारे में जानना। ही समटाइम्स आंसर्स मी, कभी कभी वे मुझे आंसर दे देते हैं। एंड समटाइम्स नॉट, और कभी कभी आंसर उत्तर नहीं देते हैं। व्हेन ही डज नॉट आंसर मी, कभी कभी तो वो मुझे जवाब दे देते हैं और कभी कभी जवाब नहीं देते हैं। तो जब वो मुझे जवाब नहीं देते हैं, आई इमेजिन सम आंसर, मैं अपने आप से कुछ भी मान लेता हूँ कि ऐसा होता होगा शायद, और आस्क सम अदर पर्सन, या फिर मैं किसी और व्यक्ति से पूछ लेता हूँ इन प्रश्नों का। चलिए इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, तो आइए इसको देख लेते हैं। बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी जो कविता दी गई है उसके आधार पर इसको पढ़ें और बताएं कि जो दिए गए वाक्य हैं वो ट्रू है यानी सही है, या फॉल्स है, असत्य है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ मून इज़ फिक्स्ड,
कि चंद्रमा का जो आकार होता है वो फिक्स्ड होता है, वो निश्चित होता है। तो जी ये गलत है, क्योंकि चंद्रमा का आकार घटते रहता है और बढ़ते रहता है, तो ये फॉल्स होगा। उसके बाद है द बर्ड्स मेक देयर ओन नेट्स, कि चिड़िया जो है अपना घोंसला खुद बनाती है। बिल्कुल सही बात है, चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाती है, तो ये ट्रू होगा। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा रंग बिरंगी नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि जब भी इंद्रधनुष निकलता है तो वो रंग बिरंग ही होता है, ये भी फॉल्स होगा। द स्टार्स डू नॉट गिव लाइट, कि तारे जो हैं वो प्रकाश नहीं देते हैं, ये बात गलत है, क्योंकि तारे प्रकाश देते हैं, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड राइट, सोचे और लिखे। थिंक ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों को सोचे। एंड आइडिया दैट यू एसोसिएट विद द रेन, जो आप बारिश के साथ जोड़ सके। देन फिल द ब्लैंक्स बबल्स विद सुइटेबल वर्ड, यानी यहाँ पे आपको 1 2 3 4 बबल्स दिए हैं, 4 आकृतियाँ दी गई, इसमें आपको उन शब्दों को लिखना है जो बरसात से रिलेटेड है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। रेन बरसात से रिलेटेड, जैसे क्लाउड, बादल जो है वो वर्षा से रिलेटेड है। उसके बाद मड, जब वर्षा होती है तो चारों तरफ कीचड़ लगने लगते हैं, तो ये भी रिलेटेड है, मड मतलब कीचड़। उसके बाद है अम्ब्रेला, छाता, जब बारिश होती है तो लोग छाता लेकर निकलते हैं, तो अम्ब्रेला भी इससे रिलेटेड है। उसके बाद देख सकते हैं वाटर, ये तो एकदम रिलेटेड है, क्योंकि वर्षा पानी से ही होती है। और उसके बाद है कोल्डनेस, जब वर्षा होती है तो थोड़ी सी ठंडक जो है, शीतलता बढ़ जाती है। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो इससे रेन से रिलेटेड हैं, वर्षा से रिलेटेड है। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको कम से कम 50 शब्दों में देना है। तो आइए इसका आंसर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, यानी उन चीज़ों का एक लिस्ट बनाना है, एक सूची तैयार करना है जिसे जानने के लिए कवि उत्सुक है। तो इसका आंसर होगा कि द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, कि कवि जिन चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है वे हैं रीजन ऑफ ग्रीननेस ऑफ ग्रास, घास जो हरा होता है क्यों होता है। इनविजिबिलिटी ऑफ विंड, हवा जो है अदृश्य क्यों है। टीचर ऑफ बर्ड टू बिल्ड नेस्ट, उस शिक्षक को जानने के लिए जिसने पक्षियों को ये सिखाया कि घोंसला कैसे बनाया जाता है। इंस्ट्रक्टर ऑफ ट्री हु कमांडेड देम टू टेक रेस्ट, उस इंस्ट्रक्टर को जानने के लिए जिसने पेड़ को ये कमांड दे रखा है, ये आदेश दे रखा है कि तुम आराम करो। प्लेस ऑफ मिसिंग बीट ऑफ मून, जो चंद्रमा का जो है वो आधा हिस्सा कहाँ है, उस जगह को जानने के लिए उत्सुक है। द पर्सन हु लाइट्स द स्टार, उस व्यक्ति को जानने के लिए जो तारों में प्रकाश देता है। मेक्स लाइटनिंग फ्लैश, और बिजली को कौन चमकाता है। पेंट्स रेनबो एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और उस व्यक्ति को जानने के लिए जो कि इंद्रधनुष को रंग भरता है इंद्रधनुष में, एंड और जो बादलों को है आसमान में टांगता है, उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए, यानी कवि इन सारी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम, ए चाइल्ड और एन एडल्ट, कि आपको क्या लगता है कि जो आई है कविता में वो एक छोटा बच्चा है या कोई युवा व्यक्ति है, जवान व्यक्ति है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये बताइए कि जो पोयम में जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो जो पूछ रहा है क्वेश्चन, वो एक छोटा बच्चा है या कोई युवा है, और अपने आंसर का रीज़न भी आपको बताना है। इसका आंसर होगा इट सीम्स टू मी दैट, कि मुझे ऐसा लगता है कि आई इन द पोएम इज ए चाइल्ड, कविता में जो आई है वो एक छोटा बच्चा है। बिकॉज, क्योंकि ओनली ए चाइल्ड कैन राइट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, मुझे लगता है कि कविता में जो आई है वो एक बच्चा है, क्योंकि एक छोटा बच्चा ही इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट ओपिनियन डू यू फॉर्म अबाउट द स्पीकर, अब जो स्पीकर है उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको बताना है। तो इन माई ओपिनियन, यानी मेरी यह राय है कि द स्पीकर इज ए चाइल्ड,
जो स्पीकर है जो पूछ रहा है वो एक छोटा बच्चा है। इट सीम्स दैट द पोएट हिमसेल्फ फील्स ऑल द क्वेश्चंस इन हिज माइंड इन चाइल्डहुड। मतलब जो कवि है उसके मन में ही ये सारे सवाल आए थे जब वो छोटा बच्चा था, जब वो बचपन में था। नाउ ही कंपोजेज दिस आइडिया फॉर पीपल टू एक्सपीरियंस द पिकुलरिटी ऑफ नेचर। और अब उसने यह कविता लिखी ताकि लोग भी इसको एक्सपीरियंस कर सके, नेचर की जो है खासियत को अनुभव कर सके। चलिए इसी के साथ अब तीसरा ख़त्म हो गया, अब चौथा देखते हैं। What does the question in the end suggest about the speaker's attitude towards his dad? यानी किस प्रश्न के साथ जो वक्ता है, स्पीकर है, अपने पिता को किस नज़रिए से देखता है? इसका आंसर होगा द स्पीकर थिंक्स दैट हिज डैड वोंट आंसर हिज क्वेश्चन। उसको लगता है कि उसके पिताजी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। इफ़ ही नोज़, अगर वो जानते तो नहीं देते। बिकॉज ही थिंक्स दैट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आर नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ए चाइल्ड। मतलब कि जो स्पीकर के पिता, जब स्पीकर अपने पिताजी से पूछता है इन सारे सवालों के जवाब, तो उनके पिताजी स्पीकर को यानी वक्ता को उत्तर नहीं बताते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इसका आंसर बताऊंगा तो शायद ये नहीं समझ पाएगा। क्योंकि आपको भी पता है कि घास हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल के कारण। तो शायद बच्चा नहीं समझ पाए कि ये क्लोरोफिल क्या होता है, और भी बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर जो शायद बच्चा नहीं समझ पाए, इसीलिए उसके पिताजी उसको नहीं बताते हैं। चलिए इसके बाद आगे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। पुट आउट टू इंग्यूस, पुट आउट मतलब बुझा देना, कॉल आउट पुकारना, सेट आउट यानी शुरुआत करना, वाइप आउट यानी हटाना, गिव अप यानी छोड़ देना। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको फिल करना है, तो आइए देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। द गवर्नमेंट इज़ रेडी टू डैश पोलियो, तो यहाँ पे होगा वाइप आउट यानी हटाना। तो जो सरकार जो है वो तैयार है क्या करने के लिए, तो पोलियो हटाने के लिए। तो यहाँ पे 4 नंबर। नेक्स्ट, ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, तो यहाँ पे होगा टू बिगिन ए जर्नी यानी शुरुआत करना जर्नी की। तो ही सेट आउट फॉर कोलकाता विथ हिज फादर यानी वह अपने पिता के साथ कोलकाता जाने के लिए तैयार है। सी नंबर देख सकते हैं, डैश अ डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, तो यहाँ पे होगा कॉल आउट यानी कॉल आउट ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, यानी एक डॉक्टर को बुलाओ जो पेशेंट को देख सके। डी नंबर, ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी इसका होगा गिव अप। ही हैड टू गिव अप स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, उसे गिव अप मतलब होता है छोड़ देना, तो उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, उसे सांस लेने की समस्या है। उसके बाद लास्ट में देख सकते हैं ई नंबर, डैश द लालटेन, यहाँ पे होगा पुट आउट। पुट आउट मतलब होता है बुझाना, तो पुट आउट द लालटेन यानी लालटेन को बुझा दो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर सेट आउट होगा। उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर टू समन यानी पुकारना। उसके बाद डी नंबर में होगा ये 5 नंबर गिव अप, और यहाँ पे ई नंबर पे होगा 1 नंबर टू इंग्यूस यानी बुझाना। चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि लुक आउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड, यानी कुछ राइमिंग शब्द दिए गए हैं कविता में। आप देख सकते हैं ग्रीन, सीन, नेस्ट, रेस्ट, राउंड, फाउंड, आउट, अबाउट, स्काई हाई। तो इसी राइमिंग से रिलेटेड आपको खुद से एक वर्ड लिखना है यहाँ पे। तो ग्रीन सीन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बीन। उसके बाद नेस्ट, रेस्ट, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेस्ट। राउंड, फाउंड, और हम यहाँ पे होगा SOUND साउंड। उसके बाद आउट, अबाउट, यहाँ पे होगा SHOUT साउट।
उसके बाद स्काई हाई और यहाँ पे होगा फ्लाई। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसी राइमिंग से रिलेटेड है, जैसे ग्रीन सीन बीन, नेस्ट रेस्ट बेस्ट, राउंड फाउंड साउंड, आउट अबाउट साउट, स्काई हाई फ्लाई। इसी के साथ पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दूसरा चैप्टर स्लीप यानी नींद इसको देखेंगे और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।